नमस्कार, वंदे मातरम। ये साल 2021 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। हम सबों को मालूम है कि भारत में हर 10 साल पर जनगणना की जाती है, तो 2021 भी जनगणना यानी सेंसस का साल है। लेकिन कोरोना के कारण जनगणना में 1.5 साल कहीं ना कहीं एक विलंब है और ये प्रोसेस थोड़ा देर से शुरू हो सकता है। लेकिन एक मांग जो इस सेंसस से जुड़ी हुई काफ़ी तेज़ी से उभर रही है, वो है जातीय जनगणना की। कई राजनीतिक दलों की ओर से जातीय जनगणना कराने की मांग को फिलहाल तो केंद्र सरकार द्वारा खारिज किए जाने के बाद से कुछ नेता इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में तो खास तौर पर इस मामले पर सक्रियता काफी बढ़ गई है। बिहार में राजद ने इसे हाथों हाथ लिया है और जातीय जनगणना की मांग शुरू कर दी है। तो ऐसे में भला नीतीश कुमार क्यों पीछे रहते? उन्होंने न केवल जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया, बल्कि लगे हाथों प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया। और इसकी जो आग बढ़ी, ये बढ़कर दूसरे राज्यों तक पहुंची और उत्तर प्रदेश में भाजपा को छोड़कर हर दल इसकी मांग करने लगा और इस समय ये देश की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। दरअसल जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने की मांग वर्षों से हो रही है, पर इसके पक्ष में अगर लोग खड़े होते हैं तो विपक्ष में भी उतना ही सशक्त तर्क दिया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में घोषणा की कि आगामी जनगणना में वो पिछड़ी जातियों की जनगणना कराएगी। ये जानना रोचक होगा कि जो पार्टियां, नेता और एक्टिविस्ट इस समय जातीय गणना कराने की मांग कर रहे हैं, वे उस वक्त किंतु परंतु के साथ इसका विरोध करने लगे थे। वे उस वक्त मांग कर रहे थे कि नए सिरे से जातीय जनगणना न कराई जाए, इसकी बजाय यूपीए सरकार, जो उसके पहले बीजेपी के पहले जो यूपीए सरकार थी, उसने जातियों की जो गणना कराई थी, मोदी सरकार पहले उसे जारी करे। दरअसल इन पार्टियों और नेताओं का भय भाजपा के पिछड़े वर्ग से संबंधित जो कार्य थे, जो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कार्य किए थे, उनसे लेकर था। क्योंकि मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कानून संसद से पारित करा दिया था। पूर्व की सरकारों ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसे संवैधानिक दर्जा देने का सोचा भी नहीं था और मोदी ने इसे कैसे कर दिया, ये प्रश्न सभी नेताओं के दिमाग को मथ रहा था। उनको ये लग रहा था कि मोदी सरकार ने यदि पिछड़ी जातियों की जनगणना करा दी तो वे लोग इसके सियासी लाभ से वंचित हो जाएंगे। ये भी तय है कि जब आप पिछड़े जातियों की जनगणना की मांग करेंगे तो जो दूसरी जातियां हैं वो भी खड़ी होंगी। और नरेंद्र मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद एक बड़े वर्ग ने ये मांग की कि जब गणना करानी है तो केवल पिछड़े जातियों की गणना क्यों होनी चाहिए, जो दूसरी जातियां हैं उनकी भी गणना की जाए। अब पिछड़े जातियों की जनगणना के पीछे मुख्य तर्क यही रहा है कि चूंकि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण है, इसलिए एक बार जातियों का आंकड़ा आ जाए तो उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने और जो अन्य योजनाएं हैं उनमें उसकी सही भागीदारी, लाभ लेने, इसका निर्णय करना आसान हो जाएगा। आज हमारे पास जातियों की संख्या को लेकर कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है और जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं वो 1931 का है, जिसे अंग्रेजों ने जिस डेटा को हमें प्रोवाइड किया था। वर्ष 1931 के इस आंकड़े को आधार बनाकर ही मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को
27% आरक्षण की सिफारिश की और उस 27% आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया। यूपीए सरकार के कार्यकाल में जब पिछड़ी जातियों की जनगणना की मांग तीव्र हुई तो उस समय जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे का जो संगठन है उसके द्वारा 2006 में बनाई गई जो एक रिपोर्ट थी वो जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में जो अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी जो है वो कुल आबादी की 41% बताई गई थी। अब जो मंडलवादी हैं यानी जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले नेता हैं उन्हें ये बात गवारा नहीं हुआ और उन्होंने दबाव बनाया कि नए सिरे से गणना कराई जाए और इनमें से ज्यादातर लोग यूपीए के भाग थे या सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, इसीलिए उस पर दबाव कायम हुआ। और हम याद करें तो उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में तत्काल एक मंत्री समूह गठित हुआ और उस समूह ने सभी दलों से अलग अलग राय लेने के बाद जाति आधारित जनगणना कराने की अनुशंसा कर दी। लेकिन किंतु ये गणना जो थी ये जनगणना कानून के तहत नहीं होकर अलग से की गई और इसीलिए इसका नाम भी जनगणना नहीं रखते हुए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना रखा गया। और ये राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त एवं महापंजीयक के नेतृत्व में नहीं बल्कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में हुई। इसमें समय लगा और ये 2011 में नहीं 2013 में पूरा हुआ। अब चाहे समय का अभाव रहा हो या अन्य कारण, जो उस समय की यूपीए सरकार थी उसने इसे जारी नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में घोषणा की थी कि गणना में जो अलग अलग जातियों की संख्या आई है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इसे प्रकाशित करना आसान नहीं था। दरअसल उसमें कई लाख जातियां, उपजातियां, वंश, गोत्र आदि सामने आए थे और यह पूरी तरह सर चकरा देने वाली स्थिति थी। तब नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ की एक समिति का गठन करना पड़ा और उस समिति के बहुत ज्यादा माथापच्ची करने के बावजूद जो गणना की रिपोर्ट थी उसको प्रकाशित करना संभव ही नहीं हुआ क्योंकि मांग करना आसान है। लेकिन भारत के जातियों के मामले में ये जितनी विविधताएं हैं हमारे देश में, इसके चलते सच ये है कि यहाँ संपूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऐसा करना, ऐसी गणना करना और उसे प्रकाशन के योग्य बना पाना संभव ही नहीं है। अब जो अंग्रेज थे वो अपनी जातीय जनगणना कैसे कराते थे तो इसका अध्ययन करने वाले भी यही बताते हैं कि वो भी कोई बहुत ही ट्रू डेटा या पूरा सारा संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव स्टडी उसको नहीं कहा जा सकता। वैसे भी भारतीय समाज की जटिलताओं का सही अध्ययन अंग्रेजों के द्वारा तो संभव हो ही नहीं सकता था। फिर भी जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के समाज को बांटे रखने के लिए ऐसा किया, ऐसा करते थे और उस समय के उस आंकड़े का आजादी के बाद आज कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो जातीय जनगणना की मांग करने वाले तथा उसका समर्थन करने वाले ये ध्यान रखें कि आजादी के बाद की पहली सरकार ने ही ये निर्णय किया कि अब देश में जाति की जनगणना नहीं होगी और इसके लिए जो तर्क दिए गए थे उनमें सर्वप्रमुख यही था कि भारत अब ऐसे लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक शासन प्रणाली में आ गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। यहाँ सभी एडल्ट को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको मताधिकार मिला हुआ है। आज़ादी के बाद जिस भारत का सपना देखा गया था उसमें धीरे धीरे जाति भेद खत्म होने की कल्पना थी और हमारे देश के शासन को उसी दिशा में बढ़ाना था। हालांकि ये तय हुआ
कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना की जाएगी, क्योंकि संविधान में इनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान की बात थी। 1951 से 2011 की जनगणना तक उनकी गिनती होती रही है, लेकिन पिछड़ी जातियों के जनगणना के विषय को अस्थायी रूप से, ये ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जातीय जनगणना का मामला पुनर्जीवित तभी हुआ जब ये मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण लागू हुआ, और तभी से ये मांग उठ रही है कि अनुसूचित जाति जनजातियों की तरह जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ओबीसी हैं, उनकी भी गणना की जाए। मंडल आयोग ने कहा था कि अगली जनगणना जब भी हो इनकी संख्या का पता लगाया जाए। जब आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो उसकी सिफारिशें लागू होने के बाद 1991 में जनगणना होनी थी, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो फिर ये कहा गया कि 10 साल बाद जब 2001 में जनगणना होगी तो शायद ऐसा कर लिया जाएगा। लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे अपनाने से मंजूर जो है, इसे अंजाम तक पहुंचाने से इनकार कर दिया। तो वास्तव में जब भी इस पर विचार विमर्श हुआ, यही लगा कि भारत की जो जातीय सामाजिक जटिलता हैं उसको देखते हुए ये आसान काम तो नहीं है। और मुख्य बात ये है कि सभी पिछड़ी जातियों की पहचान कैसे होगी। अब एक राज्य में जो जाति पिछड़े में शामिल है, वही जाति किसी दूसरे राज्य में पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है। केंद्रीय सूची जो है, सेंटर लिस्ट जो है ओबीसी की, वहां भी स्थिति यही है। अब अनुसूचित जनजाति के मामले में भी ऐसा है, लेकिन यहां वो स्थिति नहीं है। इसी कारण ओबीसी के जाति की गणना आसान नहीं है। अब ये स्थिति जो फॉरवर्ड क्लास की जातियां हैं उसके संदर्भ में भी है। वास्तव में अगर हम कहें तो इसे भारतीय राजनीति की विडंबना कहेंगे कि विचारधाराओं से निकले जो नेता जातियों की आलोचना करते हुए जातिवाद खत्म करो का नारा लगाते थे, उसके लिए अभियान चलाते थे, वे मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद धीरे धीरे जाति व्यवस्था के कहीं ना कहीं घोर समर्थक बन चुके हैं। जाति तोड़ने का जो सपना था वो अब दफन हो चुका है। उनकी पूरी राजनीति और पूरे सामाजिक न्याय की कल्पना आरक्षण और जातियों के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। इनका तर्क होता है कि हम जितनी संख्या में हैं उतना आरक्षण हमें मिले, और ये तभी होगा जब पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या सामने आ जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जातिगत आरक्षण को इन्हें भारत का अस्थायी अंग बनाए रखने का मन बना लिया है। वे चाहते हैं कि जातिगत जो ये मुद्दा है ये भारत की व्यवस्था का अंग हमेशा के लिए बना रहे, जाति की व्यवस्था कभी खत्म ना हो। ये भी भूल रहे हैं कि स्वयं मंडल आयोग ने भी पिछड़ी जातियों की आबादी को 52% बताते हुए भी उनके लिए 27% की ही सिफारिश की थी। अनुसूचित जाति जनजाति का विषय तो अलग है, लेकिन पिछड़ी जातियां मंडल आयोग की कल्पना में भी इस अवस्था में वो नहीं पहुंची कि इनकी आबादी के अनुरूप इनको आरक्षण दिया जाए। यानी कि अगर ये 52% थे तो क्या इनको 52% आबादी के हिसाब से आरक्षण दे देना उचित रहता। कहने का तात्पर्य ये है कि जातीय जनगणना की मांग भारतीय समाज के व्यापक हित या सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा रही। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, और ये जो स्थिति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें भारतीय समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए अनेक कदम उठाने हैं। काफी कदम उठाए गए हैं, और आरक्षण ऐसे उठाए गए कदमों में सिर्फ एक कदम है। लेकिन जब राजनीति दिशाहीन या दिशा भ्रम का शिकार हो जाती है तो फिर ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत आप नए सिरे से जातीय जनगणना कराकर
और फिर उसके आधार पर आरक्षण के लिए जोर डालेंगे तो समाज में क्या होगा? तनाव बढ़ेगा, सामाजिक एकता भंग होगी और सामाजिक न्याय के अन्य कदमों के सकारात्मक जो परिणाम हैं उस पर बहुत ही घातक असर होगा। इस बात को देश के सभी राजनेता, सभी बुद्धिजीवी वो समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी ऐसी मांग करते हैं। ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो। उन्हें समझना चाहिए कि आखिर यूपीए सरकार ने 2006 में जो सैंपल का जो सर्वेक्षण करवाया था, उसके बाद जो रिपोर्ट जारी, सैंपल के सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की? इसी तरह जो मोदी सरकार स्वयं पिछड़े वर्गों का 7 सालों से समर्थन पाने के लिए इनकी जनगणना की घोषणा कर चुकी थी, वो पीछे क्यों हट गई? इस प्रश्न का उत्तर भी तलाशना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही तरीके से इन मुद्दों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हम भारत की जनता को इसी तरह जातियों में विभाजित करते चलेंगे तो इससे भारत की प्रगति रुक जाएगी, भारत का विकास रुक जाएगा और हम जातियों के इस व्यवस्था में फंसे रहकर आपस में जिस अंतर कलह को जन्म देंगे, जिस तरह से अंतर भेद को जन्म देंगे, जिस तरह से मतभेद को जन्म देंगे, वो भारतीय समाज को गर्त में ले जाएगा। आशा है कि आने वाले समय में इस दिशा में राजनीतिक दलों के द्वारा कोई बेहतर कदम, कोई बेहतर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। धन्यवाद।